कांग्रेस नेता राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीमा सुरक्षा, सैन्य तैयारियों, रक्षा खरीद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार समिति ने बदलते वैश्विक हालात, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और सशस्त्र बलों की जरूरतों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया। सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए कि वर्ष के अंतिम चरण में लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। पीएम ने जोर देकर कहा कि विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह वर्ष भारत के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदमों वाला रहा। उन्होंने युवाओं, किसानों और महिलाओं के योगदान की सराहना की और इसे नए अवसरों का साल बताया। पीएम ने आर्थिक सुधार, स्टार्टअप समर्थन और सामाजिक विकास पर जोर देते हुए नागरिकों से मिलकर देश को और प्रगतिशील बनाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में खुफिया जानकारी, संभावित खतरे और आपात स्थिति से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता अब विकास और स्थिर सरकार चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए ठोस काम किए हैं और जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। शाह ने आगामी चुनौतियों और विकास योजनाओं को लेकर भी अपनी रणनीति साझा की। साथ ही विपक्ष की आलोचनाओं को निराधार बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल से पहले अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम ने जोर दिया कि आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिले और राज्य में शांति तथा सुव्यवस्था बनी रहे। बैठक में अपराध डेटा, पुलिस तैनाती और सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी आम जनता की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को जमीनी स्तर के मुद्दों पर जवाबदेही दिखानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। उनका कहना था कि सिर्फ घोषणाओं से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष संसद में हमेशा जनता की आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंकड़ों और रिपोर्टों की बात करती है, जबकि वास्तविक परिस्थितियां इससे बिल्कुल अलग हैं। राहुल ने कहा कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने संसद सत्र के दौरान विपक्षी एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए मजबूत और संगठित विपक्ष जरूरी है। सोनिया ने यह भी कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी और उनकी पार्टी लगातार जनता के वास्तविक मुद्दों पर संघर्ष करती रहेगी। लालू ने जोर दिया कि गरीब, किसान और मजदूरों के हक के लिए पार्टी सक्रिय रहेगी और राज्य में सामाजिक समरसता व न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देश की विदेश नीति को संतुलित, विवेकपूर्ण और राष्ट्रहित में बताया। पीएम ने जोर दिया कि वैश्विक संबंधों में सहयोग और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने
भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक कदमों का भी उल्लेख किया। अमित शाह ने पार्टी संगठन की बैठक में कार्यकर्ताओं से नए साल के लिए रणनीति तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती बढ़ाने और ग्रास रूट संपर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। शाह ने कहा कि हर क्षेत्र में पार्टी की सक्रियता और जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। बैठक में आगामी चुनावों की तैयारी और कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिले। इसके साथ ही उन्होंने गुणवत्ता और निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल से शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही बढ़ी है। उन्होंने भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म का और विस्तार करने और सभी नागरिकों तक सुविधाओं को पहुंचाने का महत्व बताया। राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सरकार को ईमानदार समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और आर्थिक अवसर बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और छोटे व्यवसायों की समस्याओं का समाधान तत्काल कदमों से करना जरूरी है। उन्होंने सरकार से वास्तविक सुधार और ठोस नीतियों की अपेक्षा जताई। अमरोहा में 1.81 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने से राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। अधिकारियों ने बिना मैपिंग वाले वोटर्स को नोटिस भेजने का निर्णय लिया है। इससे स्थानीय चुनावों में मतदाताओं की संख्या और जनसंख्या आधार पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाने का भी भरोसा दिलाया। वायरल वीडियो में कथित तौर पर कहा गया, मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े, जिसके बाद ललित मोदी ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह बयान अनुचित था और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। ललित मोदी ने सोशल मीडिया और मीडिया से अपील की कि मामले को बढ़ावा न दिया जाए और शांति बनाए रखी जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ थाने ठेके पर चल रहे हैं और अपराध को संरक्षण मिल रहा है। विधायक ने बताया कि कई मामलों में कार्रवाई नहीं की जा रही और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। इस बयान के बाद कानून व्यवस्था पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एसएएस नगर में शामिल बनूड़ और पटियाला को हरियाणा की तहसील बनाने की योजना तैयार की गई है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री इस संबंध में औपचारिक जानकारी देंगे। इस कदम से प्रशासनिक संरचना में बदलाव होगा और क्षेत्रीय विकास व सेवा वितरण को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा। माघ मेले के लिए बलरामपुर से कुल 50 नई रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने कहा कि बसों का समय और मार्ग की जानकारी पहले ही यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम मेले में बढ़ती भीड़ और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इससे यात्रा अधिक आरामदायक और व्यवस्थित होगी। मध्य प्रदेश में ठेके पर चल रहे थानों को लेकर कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई अपराधियों को सुरक्षा और संरक्षण मिल रहा है, जिससे कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। विधायक ने राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कहा कि इस प्रकार की लापरवाही से आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर को हाल ही में 100 करोड़ रुपए का बड़ा दान मिला है। यह दान किसी प्रमुख उद्योगपति या दानदाता द्वारा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया है।
संस्थान ने कहा कि इस राशि का उपयोग नई तकनीकी सुविधाओं, शोध परियोजनाओं और छात्रों के विकास में किया जाएगा, जिससे देश के उच्च शिक्षा स्तर और नवाचार को और मजबूत किया जा सके। बिहार में बीपीएससी टीए 4 के तहत शिक्षक नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि योग्य उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है। उम्मीदवार जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। चीनी वैज्ञानिकों ने ऐसा फाइटर जेट विकसित किया है जो बिना फ्यूल के उड़ान भर सकेगा। इसमें नई उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जो सौर ऊर्जा और हाईटेक बैटरी सिस्टम से एनर्जी प्राप्त करती है। सेना और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक भविष्य के युद्ध क्षेत्र और हवाई रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। त्रिपुरा के छात्र इंजेल के पिता से मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर बात की। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। मुख्यमंत्री ने हत्यारोपियों को सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया। प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि न्याय जल्द से जल्द मिल सके। मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि यह कदम योजना की मूल भावना और गांधी जी के आदर्शों के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसे फैसले से देश भर में असंतोष बढ़ेगा और उन्होंने केंद्र सरकार से नाम को पुनः शामिल करने की मांग की है। कांग्रेस नेता के तमिलनाडु में कर्ज का स्तर चिंताजनक है। बयान से सत्तारूढ़ डीएमके में हलचल मच गई है। डीएमके नेताओं ने इसे भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जबकि कांग्रेस ने अपने नेता के बयान को आर्थिक आंकड़ों पर आधारित बताया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही की मांग तेज कर दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि 2 जनवरी तक बसंत मार्ग बंद रहेगा। इसके चलते कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में जाम की समस्या बढ़ सकती है। पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने, मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने परिवहन मंत्री के आवास तक न्याय मार्च निकालने की घोषणा की है। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही है। दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा, अगर दिग्विजय सिंह को भाजपा आरएसएस अच्छा लग रहा है तो आइए भाजपा में उनका स्वागत है। कांग्रेस ने इसे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा इसे वैचारिक बदलाव बता रही है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ट्रैक्टर होना अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार के अनुसार इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को समान अवसर मिलेंगे। योजना प्रक्रिया सरल होगी और वास्तविक जरूरतमंद किसानों तक सहायता पहुंचेगी, जिससे कृषि उत्पादन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी भी। अरावली संरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए नई विशेषज्ञ कमेटी के गठन का आदेश दिया। कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केंद्र सरकार से भी संरक्षण नीतियों पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। अदालत ने अवैध खनन, पर्यावरण नुकसान और नियमों के पालन पर गंभीर चिंता जताई। बिहार के सहरसा में उप मुख्यमंत्री
विजय कुमार सिन्हा जन कल्याण संवाद कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और समाधान सुनिश्चित होगा। सहरसा के बाद अगला जन कल्याण संवाद मधेपुरा में आयोजित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य जिलों तक सीधे पहुंचकर योजनाओं की प्रगति और जनता की शिकायतों की समीक्षा करना है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते वेस्ट यूपी में जनजीवन प्रभावित है। मेरठ से गुजरने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड और कोहरे का असर आगामी कुछ दिनों तक बना रहेगा और निर्धारित तारीख तक हालात में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। नेतृत्व और चुनावी रणनीति में बार बार बदलाव के बावजूद बिहार कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं हो सका है। जमीनी स्तर पर कमजोरी, गुटबाजी और कैडर की कमी पार्टी की लगातार गिरावट की बड़ी वजह मानी जा रही है। चुनावी नतीजों ने भी कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, जिससे पार्टी की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।